हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपसे प्रेमलता वर्मा बात कर रही हूँ। आज हम लोग एक कहानी के विषय में बात करेंगे, हालदार। हालदार तो बड़े परिवार के लोग हैं। मनोहर लाल जो हैं वो पिता हैं। पुरानी परिपाटी के समाज में अपना ऊंचा पद धारण करके रहने वाले व्यक्ति हैं, जो चुंबक की तरह से अपने इर्द गिर्द लोगों को अपने पास रखते हैं। सब उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो इस तरह से जो है परिवार बहुत अच्छा है। किसी प्रकार के झगड़े झंझट होने की कोई संभावना नहीं रहती, लेकिन फिर भी कभी हो जाता है। जैसे कि अभी हिसाब किताब है, अगर चाहें तो भाई अगर किसी में आपने गणित करते समय अगर कहीं 1 रुपये का कमी हो गई या कहीं कुछ परेशानी आई तो उसको मिटाकर ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन उलझनों में अगर जुटना है तो हम कितना भी उसको बढ़ा चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बताया है कि मनोहर लाल जो हैं वो ऊंची परिपाटी के हैं और उनका बेटा है बनवारी लाल। उनकी बहू है, बड़ी बहू किरण लेखा। अब किरण लेखा जो है बहुत अच्छी है, सुडौल है और गठीला शरीर है, थोड़ी बड़ी देखने में, और एकदम मासूम है, बहुत अच्छी लगती है। तो बनवारी लाल और उनका एक बेटा और है बंसी। और मनोहर लाल जो है अपने पास हमेशा उन्होंने नीलकंठ को रख रखा है, जिसको पूरी संपत्ति उसको सौंप रखी है। तुमको सब कुछ देखना है, संभाल तुमको करनी है। तुम एक काम उसको सौंप दिया है। और एक रामचरण है जो उसके घर में काम करते हैं। उसको खुद कुछ भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ काम करता है। और बस वो कहीं भी अगर आमंत्रण होता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। इस तरह से जब आगे चलते गए तो उनको कुछ पेपर थे और इसमें बनवारी लाल जो है वो कहीं जा रहा था। जाते जाते उसने देखा एक विधवा औरत थी, उसका घर जो है जैसे निकला तो उसका घर में आग लग गई थी। तो वो वहाँ भागा भागा गया, वहाँ जा कर के देखा और उसको ठीक करके आया कि मैं इनको बचाऊँगा। फिर एक जगह गया, जैसे घर से निकल रहा था कि मधु करके एक मित्र थे, उनके घर में परेशानी आ गई। अब वो भी ये जो है उनका मकान जो है कर्जे में जा रहा है, तो उनको पैसे की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पर तो जो भी सब भार सौंप रखा है वो नीलकंठ के पास है और किसी की आज्ञा के बगैर वो किसी काम को करता नहीं। और वो पूरा जब संभालता है तो उसको ये लगता है कि मैं अपने इस परिवार को कहीं भी कमी नहीं पहुँचने दूंगा, इसलिए वो किसी को जल्दी से पैसे के लिए हाँ नहीं करता है। तो वो आते हैं और वो कहते हैं कि भाई इस तरह से परेशानी है। और उसकी मिसेज भी आती है, वो किरण लेखा के पास आकर बात करती है, कहती है मुझे बहुत ज़रूरत है, कैसे भी आप मेरा काम करवा दो। यानी एक ठगने वाली बात हो जाती है। लेकिन वो नहीं समझता है बनवारी। वो कहता है कि नहीं, किसी की मदद करनी चाहिए। तो वो सबसे बोलता है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। तो आखिर में वो अकेला ही खड़ा होकर अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे बात करता है। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, देखते हैं। लेकिन वो कुछ हेल्प करते नहीं। तो उसके बाद जब उनको वो संतान नहीं है बनवारी को, और बंसी है उसको पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वकील है, और उसको वंश भी हो गया है, बेटा हुआ है। बेटे का नाम उन्होंने तो बेटा जो है जब बनवारी जाता है वो कहता है कि मैं अपने सब उसको कागज़ पत्र लपेट करके एक उनके पास रुमाल होता है जिसके ऊपर शेर की छाप छपी होती है। अब वो बच्चा तो ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन उसको बताया जाता है खुद ही। तो उसके ताऊ जो हैं वो अपने आप दिखाते हैं बनवारी लाल के, देखो ये कितना अच्छा लगता है, इस पर शेर का मुंह छपा हुआ है ना, अच्छा है ना। तो उसने देखा था कई बार उनके पास।
तो जब निकलने लगा तो उसने क्या किया कि उसके अंदर जितने भी संपत्ति के पेपर थे उसके, क्योंकि मनोहर लाल ने जो है अपने पोते के नाम सारी संपत्ति कर दी थी, किसी को बेटे को नहीं दी लेकिन पोते के नाम कर दी थी। अब जब पोते के नाम कर दी तो उसको कई बार चिढ़ लगती थी कि भाई सारी संपत्ति उसको दे दी, मेरे लिए क्या रखा इन्होंने, मैं किसी का भी हकदार नहीं हूँ, मैं कहीं का भी नहीं हूँ, मुझे कोई मान सम्मान नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी समझती थी, बोलती थी मान सम्मान की क्या ज़रूरत है, बच्चा है ना, अपना ही है। वो इस बात को समझती थी। और नीलकंठ जो है वो बिना किसी की सहमति के कोई काम नहीं करता था। पहले बाबूजी से पूछता था तब किसी को पैसे देने के लिए सोचता था, वरना नहीं। अब उनकी बड़ी बहू के लिए आभूषण बनवाने थे, आभूषण बनवाने के लिए चलेगी किसकी, नीलकंठ की। तो नीलकंठ ने अपने हिसाब से आभूषण बनवाए जो किसी को पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी उसने कृष्णलेखा ने पहने। और उसके मिस्टर ने कुछ कहा तो बोलने लगे नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो हर चीज़ में खुश हो जाती थी। तो अब आगे जाकर जब वो पेपर्स जो हैं उसकी मिले संपत्ति के, उसको वो इस जो रुमाल है उसके अंदर वो लपेट करके ले जाता है, और ले जा कर के वहाँ पर चंपा का पेड़ था उसके नीचे रख कर, और वो वहाँ आग लगी है वहाँ से बगीचे के बाहर निकल जाता है देखने के लिए। तो इतने में नीलकंठ भी आया था, लेकिन नीलकंठ ने उसको नहीं उठाया। और जो उसका बेटा था वंश, उसने आकर के उस पे रुमाल को उठाया, और वो रुमाल को उसने अपने लालच से उठाया कि उसमें ये चाचा ताऊ का है, और उसको उठा करके वो अपने लेके चला गया, अपने पास रख लिया उसने। जब उसके बनवारी लाल ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है मेरे पेपर, कहाँ हैं, वो तो छुपा करके किसी और को देने जा रहे थे जो उसकी ज़मीन जायदाद के जितने भी पेपर थे। इसके उसकी माँ भी मर गई, पिताजी भी मर गए, अब रह गया अकेला। तो उसने सोचा कि मैं इसके नाम क्यों रहने दूँ, मुझे भी तो चाहिए। लेकिन पहले वो जब देने जा रहा था, बाद में उसको पता लगा कि नहीं। फिर उसने जो वो पेपर का कागज़ अपने पास रखा हुआ था, और जिस समय वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ और आकर के धरती पर लेट गया, और जहाँ पेड़ के चबूतरे पर लेटा था वहीं लेटे लेटे उसको नींद आ गई। अचानक से नींद आते ही फिर जब आँख खुली तो देखा उसने कि तो वहाँ जो पोता था वो वहाँ बाजू में बैठा हुआ था। वो सोया है, उसके सिर के पास में वो बैठा हुआ है। तो जैसे उसकी आँख खुली चौथे से, और तो उसने देखा देखा तो इसके वो बैठा हुआ है। अब तो उसने कहा कि आप तुमको क्या चाहिए। तो वो बोलता है ताऊ जी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक चीज़ दूं। बोलते हैं हाँ, तो आप मुझे क्या दोगे। तो वो पहले तो समझ नहीं पाता है, बाद में बोलता है कि हाँ मैं दूंगा तुमको, ठीक है बताओ क्या है। तो वो पेपर जो रुमाल में शेर के रुमाल में बंधा हुए पेपर थे, उसको तो लालच था केवल रुमाल से, तो उसके शेर का मुंह छपा हुआ है, उसको थोड़ी पता था इसमें क्या पेपर है। तो वो ले जा कर के उसको देता है, तो वो जैसे वो लेता है एकदम से, यानी बहुत तो बच्चा है, तो उसको लेकर यानी ताऊ के मन एकदम से शांत हो जाता है, और उसको लेकर उसको छाती से लगाता है और बैठ जाता है एकदम से। तो वो सोचने लगता है कि देखो क्या कितनी गलत हमारी धारणा थी। हाँ, और वो इस तरह से मतलब विचार बताए हैं कि कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। और वो उसको ले जा कर के देते हैं, तो फिर उसको याद आता है उसने एक कुत्ता पाला था, उसके लिए चाबुक रखा था, वो चाबुक से उसको मारता था। लेकिन उस कुत्ते ने भी क्या किया, वो चाबुक को मुंह में दबाया और आकर के उसके सामने खड़ा हो गया और दुम हिलाने लगा। यानी भले तुम्हें मुझे मारो पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा उसने बताया। ये इससे मालूम पड़ता है कि हमें कभी भी अपने किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। अभी उसने उस बच्चे को पहले गर्दन पर बैठाया, कंधे पर बैठा करके लेके जाने लगा। फिर अंतःकरण में गया, जा कर के देखा तो चित्रलेखा बरामदे में कपड़े बिस्तर सुखा रही थी ओढ़ने का, और उसने उसको उठाया, उठा करके कमरे में ले जाकर बिछाने लगी।
इतने में देखा तो उसने उसको सर पर बैठा रखा, तो उसको तो हमेशा डर रहता था। तो बोला, अरे क्या कर रहे हो, तुम उसको नीचे उतारो, गिर जाएगा। तो उसने बोला नहीं गिरेगा, और उसने उसकी गोद की तरफ उसको भेजा, उसकी गोद में चला गया। यानी बाद में उसको इतना प्रेम हो गया कि जैसे यह मेरा ही बेटा है, ऐसा उसको एहसास हुआ। तो कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, और उसका गलती का परिणाम बहुत बुरा होता है अंत समय में। लेकिन वो क्या करता है कि एक लिख कर पत्र लिख जाता है और लिख कर छोड़ता है कि मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, और निकल जाता है। बस वही अंत है। आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है, कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को प्रणाम। खुश रहिए, आनंदित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते कूदते रहिए। जय श्री कृष्णा।